दोस्तों, विकसित भारत के सपने के बीच एक नया आंकड़ा जारी किया गया है। दोस्तों, ये आंकड़ा सुनने में एक भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर देगा और जाहिर तौर पर इस आंकड़े के जरिए न्यूज चैनल्स को एक नई हेडलाइन भी मिल गई है। लेकिन आज मैं आपको सरकार के इस आंकड़े के पीछे की दबी उस सच्चाई से रूबरू करवाऊंगी जो आपको ना तो गोदी मीडिया बताएगा ना भाजपा के लोग बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले वो आंकड़ा आपके सामने रख देती हूँ। एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव जानकारी हमारे सामने तब आई दोस्तों जब नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने शनिवार को एक बहुत अच्छी जानकारी दी और बताया कि अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, IMF का आंकड़ा नीति आयोग के सीईओ ने कोट करते हुए कहा कि ये IMF का आंकड़ा है कि भारत जो है वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। दोस्तों, मोदी का सपना देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का था, लेकिन हम उसके इतने करीब भी पहुंचे तो भी हम सब बधाई के पात्र हैं और इसको लेकर जाहिर तौर पर अब सरकार की खूब वाहवाही हो रही है। गोदी मीडिया में बताया जा रहा है कि देखिए, मोदी ने जो सपना दिया था अब हम उस सपने के कितने करीब पहुंच गए हैं। दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ के इस अनाउंसमेंट के बाद जो अभी की जानकारी है मैं आपके सामने रख देती हूँ। दुनिया की जो पहली सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो 30 ट्रिलियन की है, USA की। दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो चाइना की है, 19 ट्रिलियन की, 19.231 के आसपास बताया जाता है आंकड़ा। इसके अलावा तीसरी जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है दोस्तों वो है जर्मनी की, 4.744 ट्रिलियन की। और भारत की अभी एक जो इकोनॉमी आ गई है वो 4.187 ट्रिलियन की है। और नीति आयोग के जो सीईओ वो ये बताते हैं कि मैक्सिमम 2.5 से 3 सालों में हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे, जर्मनी को भी ओवरटेक कर लेंगे और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। पहले नंबर पर USA, दूसरे नंबर पर चीन होगा और तीसरे नंबर पर हम होंगे। ये नीति आयोग के सीईओ ने बताया, जो सही आंकड़ा है। मैं उनके आंकड़ों पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, ये बिल्कुल सही आंकड़ा है। लेकिन इस आंकड़े के पीछे का भी एक सच है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए दोस्तों। और ये आंकड़ा भी मैं हवा ही नहीं बता रही हूँ, ये आंकड़ा भी ऑथेंटिक आंकड़ा है क्योंकि ये आंकड़ा RBI का है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 दिन पहले एक आंकड़ा जारी किया है और इस आंकड़े के मुताबिक भारत का जो FDI है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो विदेश से निवेश आता है, उसमें जबरदस्त तरीके से गिरावट आई है। 96.5% की गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट है ये। और 2025 में अब तक इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं देखी गई, ये बताया गया है इस खबर में। और ये आंकड़ा दोस्तों RBI ने जारी किया है, ये किसी एजेंसी ने नहीं जारी किया, RBI का ये आंकड़ा है जिसमें बताया गया है कि FDI जो पहले था वो $353 मिलियन था और अब वो नीचे गिरकर $10 बिलियन तक पहुंच गया है। ये प्रीवियस फिस्कल ईयर का आंकड़ा RBI ने जारी किया है। दोस्तों, RBI ने इसके कई टेक्निकल रीजंस दिए हैं, लेकिन जो जानकार बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये किसी भी हाल में भारत के लिए अच्छा नहीं है। ये 2 अलग अलग तरह का विरोधाभास है दोस्तों कि एक तरफ हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, जो कि सच्चाई है, हम बन गए, हम $4 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है अब। वहीं हमारा जो विदेशी निवेश है वो घट रहा है। देखिए दोस्तों, आज का जो दौर है उसमें आप बिना विदेशी निवेश के बड़ी इकोनॉमी नहीं बन सकते। चाइना अगर इतनी बड़ी सुपर पावर बना है तो दुनिया भर की फैक्ट्री बन के उभरा, इसीलिए बन पाया। और हम भी जो अपने पर फैला रहे हैं, हम जो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी विदेशी निवेश के भरोसे ही कर सकते हैं, राइट? क्योंकि भारत सरकार चाहे भी तो हर जगह इतना निवेश नहीं कर सकती और प्राइवेट सेक्टर और विदेशी निवेश से ही उम्मीद की जाती है। लेकिन अब जो आंकड़ा बता रहा है वो ये बता रहा है कि विदेशी निवेश भी गिर रहा है। इसके कई टेक्निकल रीजन हो सकते हैं, लेकिन इसका पहला जो रीजन है वो ये है दोस्तों, भारत की सरकार का, मोदी सरकार का जो एक पूरा प्रयास था विदेशी निवेश को लाने का, मेक इन इंडिया का पूरा सोच क्या थी कि हम पूरी दुनिया के लिए एक चाइना प्लस पॉलिसी अपनाएं। पूरी दुनिया को हम कहें कि आप चाइना में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, लगाइए, लेकिन प्लस हमको भी देखिए, हमको एक विकल्प के तौर पर देखिए। इसके लिए हमारे पास एक एप्पल बहुत बड़ा नाम है। ये बात सही है दोस्तों कि एप्पल बड़े स्तर पर भारत में अपने आईफोन्स बना रहा है। हालांकि उसको लेकर भी ट्रंप ने उनको धमकी दे दी है कि अब अगर एप्पल आईफोन भारत में बनाता है और वो आईफोन US में बेचता है तो 25% टैरिफ एप्पल को झेलना पड़ेगा। लेकिन एप्पल अभी तो फिलहाल नहीं बंद करने वाला है, भारत में वो आईफोन्स बनाएगा। लेकिन उसके अलावा हमारे पास कौन सा बड़ा नाम आया है? मेक इन इंडिया का जो पूरा थॉट था वो अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाया है। उसका रीजन ये है दोस्तों कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी बातें मोदी द्वारा दी गई हैं देश को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जितनी बातें हुई हैं उतनी जमीन पर नहीं उतरी हैं। आज भी भारत में कारोबार करना उतना आसान नहीं है
जितना चाइना में है। उसके अपने रीजन है दोस्तों, चाइना लोकतंत्र नहीं है, हमारा देश लोकतंत्र है। यहाँ पर अलग अलग एजेंसियां हैं, अलग अलग सरकारें हैं, सब देश को सुनकर काम करती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हमें विकसित भारत का सपना देखना है तो हमको केवल आंकड़ों पर नहीं जाना होगा। अब दोस्तों ये तो विदेशी निवेश की बात हो गई। अब आ जाइए एक और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े में, जिसके बारे में आप, मैं और ये सरकार भी जानती है। 80 करोड़ लोग इस देश में मुफ्त राशन पर रहते हैं दोस्तों, मत भूलिए, जिसका दावा खुद सरकार करती है। मोदी इस मामले में वोट मांगते हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर, सरकार के मुफ्त राशन पर खाना खाते हो, उस देश का चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाना, क्या हम अपने लोगों के साथ न्याय कर पा रहे हैं? अब मैं एक और आपको जानकारी देती हूँ दोस्तों ये जो स्टडी आई थी, ये 2025 की फरवरी की स्टडी थी, इसी साल की स्टडी थी। इसमें एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा दिया गया था एक स्टडी द्वारा। दोस्तों ब्लूम वेंचर्स की इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि 2025 में जारी की गई थी, कि भारत में केवल 10% लोग हैं, केवल 10% लोग हैं जो कि भारत की 57.7% कमाई पर जिनका कब्जा है। मतलब इस स्टडी के मुताबिक भारत में जो 100 करोड़ लोग हैं, वो जो कमा रहे हैं वो बस खा रहे हैं, उनका मार्केट में कोई योगदान नहीं है। वो गाड़ियां नहीं खरीद रहे, वो घर नहीं बना रहे, वो कहीं निवेश नहीं कर रहे। बेसिकली वो कमा रहे हैं और खा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो ज़रूरत पूरा कर पाना ही उनकी प्राथमिकता है, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। एक और आंकड़ा जो इसी इंडेक्स में आगे बताया गया कि बॉटम 5% की कमाई का हिस्सा 22% से घटकर 15% हो गया है। मतलब आप समझ लीजिए कि इनकम जो लोग कमा रहे हैं उसमें जो सबसे नीचे पायदान में है, उनकी कमाई घट गई है। 22% से ये 15% हो गई। हालांकि ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर इतनी बड़ी इनकम डिस्पैरिटी है। ये बात सच है कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, लेकिन क्या हम अपने देश में गरीबी उतने बड़े स्तर पर खत्म कर पाए हैं? अमीर और गरीब की खाई क्या हाल के सालों में बढ़ नहीं गई है? तो फिर हम जो ये जश्न मना रहे हैं, कितना कंप्लीट जश्न है। हम जापान को छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन क्या हम जापान से कंपीट कर सकते हैं? दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, इसमें बाजार में जो खरीदार है, इस बाजार को चलाने वाले बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। हर कोई इस बाजार में अपना योगदान नहीं दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का भी एक आंकड़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, ऑथेंटिक आंकड़ा है दोस्तों। देखिए इसमें डॉलर के हिसाब से पूरा आंकड़ा बताया गया है। ये जो आंकड़ा है ये डॉलर के हिसाब से, इसमें बताया गया है कि चीन की जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब एक आदमी ऑन एन एवरेज चीन में जितना कमा रहा है वो कितना है। चीन का ये आंकड़ा है 24,569.3 डॉलर, बहुत ज्यादा है। 24,500 डॉलर तो बहुत ज्यादा है। वहां ऑन एन एवरेज एक आदमी कमा रहा है इतना। जर्मनी की पर कैपिटा इनकम, ये 2023 का आंकड़ा है, जर्मनी की चीन से भी ज्यादा है, जबकि चीन की इकोनॉमी जर्मनी से बड़ी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम वहां एक आदमी जितना पैसा कमा रहा है वो चीन से ज्यादा है। कितना? 69,205.9। मतलब जो इकोनॉमी का जो साइज है वो चीन का बड़ा हो सकता है, लेकिन जो समृद्धि है जर्मनी के एक आदमी के पास वो चीन से ज्यादा है। इसके अलावा इंडिया का जो यहाँ आंकड़ा है दोस्तों, ये बहुत ही कम है। अब देखिए इसमें 2023 के आंकड़े के हिसाब से ये 10,166 यानी कि 10,166 डॉलर है। ये बहुत ही कम है। और जापान जिसको हमने पीछे छोड़ा है, उसकी पर कैपिटा इनकम देखिए 49,793.9, बहुत ज्यादा है दोस्तों। मतलब जापान का जो ये आंकड़ा है पर कैपिटा इनकम का, ये तो चीन से भी ज्यादा है। मतलब ये चीन के लिए भी एक आईना है, जो दुनिया की इतनी बड़ी फैक्ट्री बन गया, लेकिन फिर भी अपने लोगों को वो उतना समृद्ध नहीं कर पाया जितनी बड़ी वो इकोनॉमी बन गया है। तो ये जो आंकड़ा है ना दोस्तों पर कैपिटा इनकम का, ये आंकड़ा बताता है कि जो एक आम आदमी है उसके हाथ में कितना पैसा आ रहा है। भाई ये तो सच्चाई है ना दोस्तों कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसके लिए अपना घर होना, अपनी गाड़ी होना, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं ये होना, और उनकी अच्छी नौकरी लग जाना, ये सपना है। ये तो सच्चाई है ना दोस्तों कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त राशन दे रही है। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई रॉकेट साइंस वाली बात बोल रही हूँ। तो हमारे लिए एक ऐसा आंकड़ा जिसमें हमें चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी IMF बता रहा है, ये खुशी पैदा करने वाला है। ये पॉजिटिव संकेत है। ये संकेत है कि हमारी इकोनॉमी पर दुनिया को भरोसा हो रहा है, हम आगे और बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि ये आंकड़े भर से हम खुश ना हो जाएं, क्योंकि हमें हमारी असलियत पता होनी चाहिए ना। क्योंकि हम जब तक उस उद्देश्य को टच नहीं करेंगे, हमारा उद्देश्य केवल आंकड़े बढ़ाना थोड़ी है। हमारा उद्देश्य हमारे लोगों के बीच समृद्धि पैदा करना है। हमारा उद्देश्य लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है,
अब अगर हमारे देश में दोस्तों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं आ रहा है, तो फिर ये हमारे सरकारों को सोचना पड़ेगा ना कि कहां पॉलिसी में चूक हो गई कि हम बिना विदेशी निवेश के कैसे बनेंगे विकसित भारत। बताइए दोस्तों, अब इस पूरे के पूरे मसले पर विपक्ष भी आक्रामक हो गई है। जयराम रमेश ने कहा है, आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में अभूतपूर्व 96% की गिरावट दर्ज की गई है और यह घटकर केवल $0.4 बिलियन रह गया है। इस भारी गिरावट को लेकर जो भी आधिकारिक सफाई दी जा रही हो, सच्चाई यह है कि यह भारत में निवेश को लेकर जबरदस्त अनिश्चितता को दर्शाता है, जिससे न केवल विदेशी निवेशक बल्कि भारतीय कंपनियां भी हतोत्साहित हो रही हैं, जो अब देश में निवेश करने की बजाय विदेश में निवेश को प्राथमिकता दे रही हैं। इस नाटकीय गिरावट के असर को नजरअंदाज करना हमारे लिए भारी पड़ सकता है। बहुत से जानकारी बताते हैं कि क्योंकि सरकार का यह आधिकारिक बयान है कि अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये जारी है और हम इसके जरिए कहीं एक इंडस्ट्री को गलत संकेत तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि युद्ध का जो असर होता है दोस्तों, सबसे पहले इंडस्ट्री जो होती है ना, जो कॉर्पोरेट होते हैं वो पैकअप कर लेते हैं उस देश से कि भाई यहाँ तो अनिश्चितता का दौर है। हालांकि भारत के लिए कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि दोस्तों ये जो निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आंकड़ा आया है ये एग्जैक्टली क्या तभी तक का है जब सीज फायर हुई थी और ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ये भी बहुत जल्दी होगा इसको इस तरह का दोषारोपण करना, लेकिन ये सच है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी हमने देखा, इजराइल और हमास के बीच जब टकराव होता है तब भी दुनिया ने देखा, और हम ये देख रहे हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत का इतना गिरा है। तो इसको लेकर तो खैर सरकार ही देखे क्या ये अटकलबाजी सच है कि ये जो देश को आप एक संकेत दे रहे हैं कि आपको हमेशा युद्ध के माहौल में रहना है, इससे इंडस्ट्री आपसे खफा हो सकती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन दोस्तों, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।